आसिफ खान और उसकी बीवी दोनों चौंक उठे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि अरसलान बेग और अर्जमंद बानो में अज़दवाजी रिश्ता भी कायम हो सकता है। क्या आपको मेरी खानदानी हैसियत पर कोई एतराज़ है? अरसलान बेग ने आसिफ खान और उसकी बीवी को खामोश पाकर कहा। नहीं बेटे, आसिफ खान ने रुक रुक कर कहा, तुम तो हमारे ही खानदान के एक फर्द हो, फिर क्या आपके नज़दीक मेरी माशी हैसियत मशकूक है? अरसलान बेग का लहजा यकायक पुरजोश हो गया था। इस सिलसिले में शहनशाह जहांगीर भी मेरी सिफारिश कर सकते थे, मगर मैं उन छोटे छोटे कामों के लिए ज़िले इलाही को तकलीफ देना पसंद नहीं करता। अरसलान बेग की चर्ब ज़बानी का आगाज हो गया था। नहीं, इसकी ज़रूरत पेश नहीं आएगी, आसिफ खान ने कहा। हमें इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं, मगर अर्जमंद अभी बहुत कम उम्र है। आसिफ खान ये तो जानता था कि अरसलान बेग की खुशामदाना हरकतें उसे किसी दिन भी किसी बड़े मनसब पर पहुंचा सकती हैं, लेकिन एक इंसान की हैसियत से वो एक नापसंदीदा शख्सियत था। आसिफ खान खुद मसाहबत को पसंद नहीं करता था, इसलिए अरसलान बेग का वजूद भी नाकाबिले बर्दाश्त था। दूसरे ज़ाहिरी शक्ल सूरत के एतबार से भी अरसलान बेग इस काबिल नहीं था कि वो अर्जमंद जैसी हसीन लड़की का शरीके ज़िंदगी बन सके। मजबूरन आसिफ खान ने अर्जमंद की कम उम्री को बुनियाद बनाकर गुरेज का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की थी। इस वक्त आप सिर्फ निस्बत तय कर दें, शादी के लिए 2-3 साल का इंतजार किया जा सकता है, अरसलान बेग ने बेबाक लहजे में कहा। आसिफ खान को अरसलान की ये बेतकल्लुफी पसंद नहीं आई थी, मगर फिर भी उसने इंतहाई ज़ब्त व तहम्मुल से काम लेते हुए कहा, इस सिलसिले में सबसे अहम बात यह है कि मैं अर्जमंद की मर्जी के बगैर ये रिश्ता मंजूर नहीं कर सकता। मशरकी लोगों में ये रस्म नापसंदीदा है कि शादी से पहले वो लड़की की मर्जी मालूम करें। अरसलान बेग ने दरपर्दा आसिफ खान की इस दलील का मजाक उड़ाते हुए कहा, हमारे खानदान की ये रिवायत तो कभी नहीं रही, मेरे खानदान की यही रिवायत है। अचानक आसिफ खान का लहजा तल्ख हो गया था। मैं नहीं जानता कि मशरिक के दूसरे लोग क्या करते हैं, मगर एक मुसलमान की हैसियत से ये मेरा फर्ज है कि मैं अपनी लड़की की मर्जी को अहमियत दूं। अरसलान बेग सोच में पड़ गया। वो अर्जमंद की मर्जी जानता था, मगर फिर भी अपनी बेनियाजी का मुजाहिरा करते हुए बोला, आप अर्जमंद बानो से दरियाफ्त कर लें, मगर इसका लिहाज रखें कि रिश्ता मांगने में पहल मेरी जानिब से हुई है। ये कहकर अरसलान बेग चला गया। दरबार जहांगीरी के बदतरीन खुशामदी के जाते ही आसिफ खान की बेगम ने अपने शाहर से कहा, आपका क्या ख्याल है इस रिश्ते के बारे में? रिश्ते का क्या सवाल पैदा होता है? आसिफ खान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। मैं ज़बान के भिखारियों और पेट के कुत्तों को पसंद नहीं करता। दरबार शाही में एक मसखरे या मीरासी से ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं, और फिर खानदानी एतबार से भी हमारी बराबरी का दावा नहीं कर सकता। अभी कुछ देर पहले तो आप उसे अपने ही खानदान का एक फर्द तस्लीम कर रहे थे। आसिफ खान की बीवी ने चौंक कर कहा, तुम इस राज को नहीं जानती बेगम। आसिफ खान के होंठों से आग बरस रही थी। अपने बाप की तरफ से वो हमारा करीबी अजीज है, मगर उसके मरहूम बाप ने एक ईरानी कनीज से शादी कर ली थी, जिसके नतीजे में अहले खानदान ने इससे तर्क ताल्लुक कर लिया था। एक कनीज़ादा मेरी बेटी अर्जमंद का शौहर किस तरह हो सकता है? ये मुमकिन नहीं बेगम। अगर उसने शहनशाह को दरमियान में लाने की कोशिश की, बेगम ने खदशा जाहिर करते हुए कहा, तो फिर शहनशाह को मेरी गुजारिशात भी सुनना पड़ेंगी। आसिफ खान का लहजा बदस्तूर शररबार था। अगर शहनशाह ने आपको मजबूर किया? बेगम की तशवीश बढ़ती जा रही थी। मैं शहनशाह को अपनी खिदमात याद दिलाऊंगा, और अगर मेरी खिदमात को भी नज़रअंदाज कर दिया गया तो मैं हिंदुस्तान छोड़कर ईरान चला जाऊंगा, और अगर शहनशाह के दरबाव में आकर ईरान की ज़मीन ने भी मुझे कबूल नहीं किया तो किसी दूर दराज के मुल्क में जाकर गुमनामी और गुर्बत की ज़िंदगी गुजारना पसंद कर लूँगा, मगर अपनी बेटी का हाथ इस भिखारी के हाथ में नहीं दूंगा जो हज़ारों इंसानों की मौजूदगी में शहनशाह को खुदावंद कहकर पुकारता है। आसिफ खान की बीवी खामोश हो गई। वो खुद भी अरसलान बेग को पसंद नहीं करती थी, मगर जब उस अय्यार शख्स ने शादी के मामले में जहांगीर की मुदाखलत का जिक्र किया तो एक औरत होने की वजह से वो शाही रोबो जलाल से खौफजदा हो गई थी। अर्जमंद बानो छुपकर अपने बाप की तमाम गुफ्तगू सुन रही थी। फिर जब उसने आसिफ खान की तरफ से मुकम्मल इनकार का लफ्ज़ सुन लिया तो शिद्दत जज्बात से अर्जमंद की आंखों में आंसू आ गए, और फिर उसने ज़ेरे लब अपने बाप की तारीफ करते हुए कहा, मेरा अजीम बाप, मेहरबान और शफीक बाप, औलाद के हुकूक अदा करने वाला बाप। दूसरी तरफ शहजादा खुर्रम के रोज़ो शब में एक अजीब सा इनकलाब आ गया था। हर वक्त पुरजोश और अपने कामों में गर्क रहने वाला शहजादा अब उदास रहने लगा था। कई दिन से उसने जंगी तरबियत भी हासिल नहीं की थी। सिपा सालार महाबत खान खुर्रम का फौजी अतालियत था, और शहनशाह की तरफ से महाबत खान को हुक्म दिया गया था कि वो जल्द अज जल्द शहजादे को फ़नून सिपाहगरी में कामिल दर्जे तक पहुंचा दे। महाबत खान खुर्रम पर बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहा था, और खुद शहजादे को भी बस एक ही लगन थी कि वो जल्द अज जल्द मैदान जंग की सियासत के एक एक राज को समझ ले। मगर चंद रोज से खुर्रम बेदिली का शिकार नजर आने लगा था। उसने तलवार एक तरफ रख दी थी और जंगी तरबियत के मैदान में घंटों खामोश बैठा कुछ सोचता रहता था।
महाबत खान ने कई बार शहजादे से उसकी उदासी का सबब पूछा, मगर खुर्रम ने हर मर्तबा तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर बात को टाल दिया। महाबत खान एक जहांदीदा शख्स था। उसने शदीद मेहनत के बाद सिपह सालारी का एजाज हासिल किया था। शाही महल की रंगीन फजा और अपने तजर्बात की रोशनी में उसने शहजादे के चेहरे पर लिखी हुई उदासी का मफहूम समझ लिया और फिर जहांगीर की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगा, ज़िल्ले इलाही, अब शहजादा आलम को शमशीर व सिना से कोई दिलचस्पी नहीं रही। मुझ गुनहगार की आंखें इस वक्त कोई और ही मंजर देख रही हैं। साफ साफ कहो महाबत खान। जहांगीर के लहजे में जलाल शाही से ज्यादा तशवीश के आसार नुमाया थे। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। आपके इस अदना गुलाम को ऐसा महसूस होता है कि शहजादा आलम किसी की जुल्फ के असीर। महाबत खान ने डरते डरते कहा और अपनी बात नामुकम्मल छोड़ दी। नहीं महाबत खान, तुम्हारी आंखें बहुत बड़ा धोखा खा रही। जहांगीर ने पुरएतमाद लहजे में कहा, खुर्रम इस बेराहरवी का शिकार नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि 15 साल का होने के बावजूद उसने आज तक शराब का एक कतरा नहीं चखा, जबकि इस उम्र में दूसरे शहजादे शराब की नहर पी जाते हैं। ज़िल्ले इलाही, फिर ये गुलाम मजबूर है। आप शहजादा आलम से उनकी उदासी का सबब दरियाफ्त कर सकते हैं। महाबत खान ने सर झुका दिया। जहांगीर कुछ देर तक अपने ख्यालात में डूबा रहा, फिर उसने हाथ के इशारे से महाबत खान को चले जाने का हुक्म दिया। महाबत उल्टे कदमों वापस चला गया और जहांगीर ने फौरन ही अपनी दरबारी मुतरबा अंजुमन आरा को तलब किया। अंजुमन, हमें सिपह सालार महाबत खान ने इत्तला दी है कि शहजादा खुर्रम किसी नामालूम लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गया है। हम जाती तौर पर इस खबर को नामोतबर करार देते हैं, मगर फिर भी एहतियात का तकाजा है कि तुम इस मामले की तहकीक करो। अंजुमन आरा जहांगीर के कदमों को बोसा देकर रुखसत होने लगी तो जहांगीर ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, तुम बहुत राजदारी के साथ खुर्रम की निगाहों का ताक़ुब करोगी। उसे किसी भी हाल में ये शक नहीं होना चाहिए कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। दरबारी मुतरबा अंजुमन आरा साए की तरह शहजादा खुर्रम के साथ साथ थी और खुर्रम को एहसास तक नहीं था कि एक दरबारी कनीज की 2 होशियार आंखें मुसलसल उसकी निगरानी कर रही हैं। आज भी रोजाना की तरह खुर्रम ने अपने फौजी अतालिक महाबत खान से माजरत करते हुए कहा था, मेरी तबीयत बदस्तूर खराब है, इसलिए मैं शमशीर जनी नहीं कर सकूंगा। महाबत खान शहजादे की बहाना साजी का मफहूम अच्छी तरह समझता था, मगर फिर भी उसने हल्की सी तंबीह करते हुए कहा, शहजादा आलम, शमशीर जनी बहुत बेवफा फन है। खुर्रम ने चौंक कर अपने अतालिक उस्ताद की तरफ देखा। बेवफा? हाँ मेरे आकाजादे, शमशीर उसी वक्त तक काबू में रहती है जब तक इस पर इंसानी उंगलियों की गिरफ्त मजबूत रहे और बाजू मुसलसल हरकत करते रहे। महाबत खान बड़ी एहतियात के साथ शहजादे को समझा रहा था, अगर आप एक दिन के लिए मश्क छोड़ देंगे तो शमशीर की बेवफाई का आगाज हो जाएगा और वो आपसे नजरें चुराने लगेगी। मेरी आंखें देख रही हैं कि आपने कई दिन से शमशीर को छुआ तक नहीं है, फिर आप ही फरमाएं कि इसकी बेवफाई का अंदाजा क्या होगा। महाबत खान ने अजीब सवाल किया था। खुर्रम से फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं बन पड़ा और वो हैरत ज़दा नजरों से अपने सिपह सालार को देखता रहा। शहजादा आलम, महाबत खान ने दोबारा खुर्रम को मुखातिब करते हुए कहा, शमशीर मर्दों की महबूबा है और आप तो जवां मर्द हैं, मर्दों के मर्द। महाबत खान ने महबूबा का लफ्ज जानबूझकर इस्तेमाल किया था। इस लफ्ज को सुनकर खुर्रम के चेहरे पर एक अजीब सा रंग उभर आया और उसकी नजरों के सामने अर्जमंद की होशरुबा तस्वीर रक्स करने लगी। शहजादा कुछ देर के लिए महबूबा के लफ्ज की तासीर में खोकर रह गया। इस दौरान महाबत खान बड़े गौर से शहजादे के चेहरे का जायजा ले रहा था। खुर्रम बहुत जल्द संभल गया और उसने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा, हम तुम्हें मायूस नहीं करेंगे महाबत खान, शमशीर ही हमारी महबूबा है। खुर्रम की जबान से अदा होने वाला एक एक लफ्ज नए अज़्म का इजहार कर रहा था। बस कुछ दिन की बात है, तबीयत बहल जाएगी, फिर रक़्स शमशीर शुरू हो जाएगा। ये कहकर खुर्रम फौजी तरबियत गाह के मैदान से निकलकर शाही महल की तरफ जाने लगा। महाबत खान पीछे पीछे चल रहा था। क्या आपको शाह बाबा के अल्फाज याद हैं? महाबत खान ने शहजादे को उसका माजी याद दिलाते हुए कहा। शाह बाबा का नाम सुनकर खुर्रम के बढ़ते हुए कदम रुक गए और यकायक चेहरे पर उदासी छा गई। क्या कहा था शाह बाबा ने? पैदाइश के बाद जब अकबर आजम ने पहली बार आपका रोशन चेहरा देखा तो फरमाया कि यही मेरा हकीकी वारिस है। महाबत खान ने शहजादे के सामने उसके दादा के अल्फाज इस तरह दोहराए कि खुर्रम कुछ देर के लिए साकत होकर रह गया। गुजरे जमाने का एक एक नक्श उसके जहन में जिंदा तस्वीरों की तरह उभर आया था। हम शाह बाबा की रूह को आजार नहीं पहुंचाएंगे महाबत खान, शहजादे ने गुलूगीर लहजे में कहा। अपने दादा को याद करके खुर्रम की आंखों में आंसू आ गए थे। तख्ते हिंदुस्तान के कई वारिस मौजूद हैं, हमें इख्तदार की कोई ख्वाहिश नहीं। शहजादे ने अजीब सी बेनियाजी का मुजाहरा किया। मगर शाह बाबा के अलावा खुद ज़िल्ले इलाही भी आपके सर पर ताज शाही देखना चाहते हैं।
महाबत खान बड़ी जहानत से खुर्रम को रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा था। शहजादा खामोश खड़ा रहा। ताज पहन लेना आसान है, मगर इसका सर पर बरकरार रखना बहुत मुश्किल है शहजादा आलम। महाबत खान अपने तजर्बात की रोशनी में खुर्रम को हुक्मरानी का एक नया सबक सिखा रहा था। शहनशाहों को मैदान जंग के सिवा किसी दूसरी शय से कोई दिलचस्पी नहीं होती। उनके सिर्फ दो ही मशागिल होते हैं, अपने बाजुओं को मजबूत करना और दुश्मनों को मगलूब करने के मंसूबे बनाना, हर वक्त जागना और मुसलसल अमल करना। बस शहनशाही के यही आदाब होते हैं। तख्त के वारिसों को अपने गिरदोपेश से बेनियाज नहीं होना चाहिए। सियासत के मजहब में बेखबरी बड़ा गुनाह है। ये गुनाह खुदा तो मुआफ कर सकता है, मगर उसके बंदे कभी मुआफ नहीं करते। महाबत खान ने दरपर्दा खुर्रम को बहुत कुछ समझाने की कोशिश की थी। शहजादे ने इस बात में अपने सर को जुम्बिश दी और आहिस्ता कदमों से चलता हुआ शाही महल की तरफ चला गया। इस दौरान खुर्रम को यह एहसास तक नहीं हो सका कि दरबारी मुतरबा अंजुमन आरा एक मखसूस फासले से उसका ताक़ुब कर रही है। आज भी मीना बाजार की वही रौनक थी, मगर हैरत अंगेज तौर पर शहनशाह जहांगीर तशरीफ नहीं लाए थे। आज उमरा और वज़रा की एक कसीर तादाद मीना बाजार में मौजूद थी। सामान फरोख्त करने वाली औरतें शहनशाह की गैर मौजूदगी के सबब बहुत ज्यादा पुरजोश नजर नहीं आ रही थी। जहांगीर अपनी शाहाना नवाजिशात का मुजाहरा करने के लिए सस्ती चीजें भी महंगे दामों खरीद लिया करता था, और यही वजह थी कि उसके दम से मीना बाजार में मसर्रतों का एक हंगामा सा बरपा रहता था। आज जब शहनशाह नहीं आया तो अमीरो वजीर खुश थे कि वालिय हिंद की मौजूदगी में उनकी नजरें फर्श पर जमी रहती थीं और उन्हें मीना बाजार की रंगीनियों से लुत्फानंदोज होने का मौका मैसर नहीं आता था। इसके बरअक्स ताजिर खवातीन में सर्द महरी सी थी कि आज उनकी मसनूआत का सबसे बड़ा खरीदार मीना बाजार से दूर शाही महल के एक मखसूस कमरे में शगले बादानोशी कर रहा था। मेहरुन्निसा उसी नाजो अदा के साथ जलवागर हुई थी और बेचैन नजरों से बाग के दरवाजे की तरफ देख रही थी। मारुख भी मीना बाजार में मौजूद थी, मगर मेहरुन्निसा का हुक्म था कि वो तमाम वक्त उसके साथ रहे, और अगर शहनशाह तशरीफ ले आए तो उस पर लाजिम है कि वो मेहरुन्निसा को तनहा छोड़कर मीना बाजार के किसी गोशे में चली जाए। मारुख इस किस्म के अहकाम का मतलब खूब समझती थी। मेहरुन्निसा को इंतजार करते करते बहुत देर हो गई, मगर शहनशाह जहांगीर ने मीना बाजार को रौनक नहीं बख्शी। मेहरुन्निसा बहुत ज्यादा परेशान नजर आने लगी। उसने घबरा कर अपनी कनीज से कहा, मारुख तू जरा बाग से बाहर निकल कर देख कि शहनशाह की आमद के कोई आसार हैं कि नहीं। मारुख ने फौरन ही मेहरुन्निसा के हुक्म की तामील की और मीना बाजार से निकलकर कुछ दूर तक चली गई। रास्ते में उसने कई अमीरों और सरदारों को मीना बाजार की तरफ आते हुए देखा, मगर शाह की सवारी की कोई अलामत नजर नहीं आई। फिर वो अर्जमंद बानो को तनहा देखकर खुशी से बेकरार हो गई। ये मुलाकात का एक अच्छा मौका था। अर्जमंद करीब आकर मारुख से लिपट गई और उसने शिकायत आमेज लहजे में कहा कि तुम्हारे जाने के बाद हमारे घर में एक नया हंगामा खड़ा हो गया है। कैसा हंगामा? मारुख परेशान नजर आने लगी। मारुख ने अरसलान बेग का मुख्तसर तारुफ करवाते हुए पूरा वाकया तफसील से सुना दिया। वो बात ही इतनी परेशान कुन थी। मारुख मेहरुन्निसा के हुक्म को फरामोश करके अरसलान बेग की सरगर्मियों पर गौर करने लगी। फिर फिक्र आमेज लहजे में बोली, क्या आका इस रिश्ते पर आमादा नजर आते हैं? मारुख का इशारा आसिफ खान की तरफ था। वो तो सख्त बरहम है, लेकिन अरसलान की खुशामदाना आदतों से खौफजदा हैं। अर्जमंद ने सूरत हाल की वजाहत करते हुए कहा, अगर अरसलान ने शहनशाह को मुदाखलत करने पर आमादा कर लिया तो फिर क्या होगा मारुख? बाबा जान ने साफ साफ कह दिया है कि वो इस रिश्ते के सिलसिले में शहनशाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं, और तुम जानती हो इस हुक्म अदूली का अंजाम क्या होगा। ये कहते कहते अर्जुमंद के चेहरे पर वहशत सी तारी हो गई थी। मारुख को यकीन नहीं आ रहा था कि हालात इस कदर खौफनाक रुख भी इख्तियार कर सकते हैं। जब इन हंगामी लम्हात में मारुख को कोई तदबीर नहीं सूझी तो उसने अर्जुमंद को सब्र ज़ब्त की तलकीन करते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि तुम्हें परेशान करने के लिए अरसलान बेग मीना बाजार भी आ सकता है। अगर वो आ जाए तो मुश्तिल होने की जरूरत नहीं। उस जहरीले कीड़े को बहुत एहतियात के साथ मारा जाएगा। उसके अंदर पाया जाने वाला जहर तुम्हें बदनाम भी कर सकता है, और फिर तुम शहजादा खुर्रम की नजरों से गिर भी सकती हो। मैं उस हैवान को कहाँ तक बर्दाश्त करूं मारुख? अर्जुमंद की आंखों में नमी सी झलकने लगी। बस कुछ दिन और, मारुख ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। मैं आज रात मेहरुन्निसा बेगम से रुखसत लेकर घर आऊंगी, फिर उस हैवान का भी मुस्तकिल इलाज हो जाएगा। ये फूफी हुजूर को क्या सूझी थी मारुख कि वो तुम्हें हमारे घर से शाही महल ले गईं? अर्जुमंद बानो शदीद झंझलाहट का शिकार नजर आ रही थी, और आज पहली बार मेहरुन्निसा की तरफ से उसके दिल में नापसंदीदगी के जज्बात पैदा हुए थे। वो अपने दिल से मजबूर हैं बीबी। मारुख ने फजा की संजीदगी को दूर करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें अपने इश्क की नामाबरी के लिए मुझ जैसी कनीज की जरूरत है। आखिर इस औरत को हो क्या गया है?
ارجمند بانو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور اس نے حاسد لڑکی کے انداز میں اپنی پھوپھی کے کردار پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے آقا زادی؟ مارخ نے گھبرا کر کہا، تمہیں اپنی پھوپھی کے ہر عمل اور ہر سلوک کو بڑے حوصلے سے برداشت کرنا ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ تمہارے جذبات مہرالنساء بیگم تک منتقل ہو گئے تو بساط الٹ بھی ہو سکتی ہے۔ وہ ایک شہنشاہ کی منظور نظر ہیں اور تم ایک شہزادے کی محبوب ہو۔ ان کا محبوب با اختیار ہے اور تمہارا محبوب بے اختیار۔ خدا کے لیے صبر و ہوش سے کام لو۔ ابھی ارجمند بانو کچھ اور کہنا چاہتی تھی کہ اس نے ارسلان بیگ کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا۔ ارجمند کے چہرے پر اچانک ہوائیاں سی اڑنے لگیں، پھر وہ غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں بولی، مارخ تمہارا اندازہ درست تھا، وہ نامراد یہاں بھی آ پہنچا۔ مارخ نے کسی گھبراہٹ یا انتشار کا مظاہرہ کیے بغیر سامنے کی طرف دیکھا۔ ارجمند کی ناپسندیدہ شخصیت اس سے کچھ فاصلے پر موجود تھی۔ تم یہاں سے چلے جاؤ، اور اگر وہ ناہنجار تمہاری قربت حاصل کرنے کی کوشش کرے تو جوش جذبات میں بدحواس نہ ہو جانا۔ ابھی تمہارے راستے میں بہت سے بھاری پتھر آئیں گے۔ یہ تو ایک حقیر سا تنکا ہے، اگر تم نے حوصلے سے کام لیا تو اسے ہوا کا ایک معمولی سا جھونکا اڑا کر لے جائے گا۔ جاؤ، خدا تمہارے خوبصورت چہرے اور روشن و تابناک مستقبل کو دشمنوں کی نظر بد سے محفوظ رکھے۔ ارجمند تیزی سے باغ کے دروازے میں داخل ہو گئی اور مارخ مہرالنساء کے حکم کے مطابق شہنشاہ جہانگیر کی آمد کے آثار تلاش کرنے لگی۔ اسی دوران ارسلان بیگ بھی مارخ کے قریب سے گزرا۔ اس کی تنگ پیشانی اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں دیکھ کر مارخ پیچ و تاب کھانے لگی۔ پھر جب وہ آگے بڑھ گیا تو مارخ نے زیر لب کہا، بھوتوں جیسی شکل و صورت اور ایک پری ذات کی چاہت، ارسلان بیگ تجھ پر 1000 بار خدا کی لعنت۔ ابھی مارخ غائبانہ ارسلان بیگ پر اپنے غصے اور ملامت کا اظہار کر رہی تھی کہ اسے درباری مطربہ انجمن آرا نظر آئی جو سیدھی مینا بازار کی طرف آ رہی تھی۔ کل مارخ نے اسی وقت انجمن آرا کو شہنشاہ کے ساتھ دیکھا تھا۔ درباری مطربہ کی تنہا آمد اس بات کا ثبوت تھی کہ آج شہنشاہ مینا بازار تشریف نہیں لائیں گے۔ مارخ فوراً پلٹ پڑی اور بہت تیزی کے ساتھ مہرالنساء بیگم کے پاس پہنچ کر کہنے لگی، آج ذل الہی اپنے دیدار سے رعایا کی آنکھوں کو روشن نہیں فرمائیں گے۔ مارخ نے اس قدر شائستہ لہجے میں کہا کہ مہرالنساء چونک اٹھی۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ ایک غریب سپاہی نے خون جگر صرف کر کے اپنی بیٹی کو مذہبی اور مجلسی تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا تھا۔ تجھے کیسے معلوم مارخ؟ مہرالنساء کا لہجہ بجھا بجھا تھا اور چہرے کے گلابی رنگ میں بھی اچانک زردی سی جھلکنے لگی تھی۔ درباری مغنیہ انجمن تنہا بازار کی طرف آ رہی ہے، مارخ نے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ انجمن کی آمد کا شہنشاہ سے کیا تعلق ہے؟ مہرالنساء کو ایک بار پھر مارخ کی ذہانت نے چونک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ کل جب عالم پناہ مینا بازار میں تشریف لائے تھے تو میں نے انجمن کو ان کے ساتھ دیکھا تھا۔ مارخ نے بہت ہوشیاری کے ساتھ اپنی گفتگو کا زاویہ تبدیل کر دیا۔ میں یہ بات قیاس کے طور پر کہہ رہی ہوں کہ شاید آج ذل الہی جلوہ فرما نہ ہوں۔ تو بہت ذہین ہے مارخ، مہرالنساء نے اپنی کنیز کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ آج ہمیں یقین آ گیا کہ ہماری نظریں چہرہ شناسی میں کبھی دھوکہ نہیں کھاتی۔ مارخ نے نصف قد تک خم ہو کر مہرالنساء بیگم کا شکریہ ادا کیا۔ اب تو مینا بازار کی سیر کر سکتی ہے، اگر ہمیں ضرورت محسوس ہوئی تو تجھے دوبارہ طلب کر لیں گے۔ مہرالنساء کے لہجے میں کسی ملکہ کی طرح تمکنت اور بے نیازی تھی۔ مارخ مہرالنساء سے اجازت لے کر انجمن کی طرف آئی۔ وہاں ارسلان بیگ کسی بلائے ناگہانی کی طرح مسلط تھا اور ارجمند دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ پھر جب اس نے مارخ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی۔ آؤ مارخ، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے ارجمند مارخ کی طرف بڑھی۔ ارسلان بیگ انتہائی بے حسی اور بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارجمند کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ پھر جب مارخ قریب پہنچ گئی تو اس نے ارجمند سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ ارجمند خون کا گھونٹ پی کر رہ گئی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں ارجمند، یہ لڑکی کون ہے؟ اس بار ارسلان بیگ کا لہجہ کسی قدر سخت تھا۔ آپ کو میرے ذاتی معاملات سے کیا غرض ہے؟ ارجمند کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ اگر مجھ سے غرض نہیں ہوگی تو پھر کسے ہوگی؟ ارسلان نے اونچی آواز میں کہا۔ آپ کو کس نے میرا نگراں مقرر کیا ہے؟ ارجمند بانو مارخ کی ہدایات کے باوجود خاموش نہ رہ سکی۔ آپ کے بابا جان نے۔ ارسلان بیگ مسلسل بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ مجھے کسی نگران کی ضرورت نہیں ہے۔ ارجمند کے لہجے کی تلخی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ ارسلان بیگ اس قدر با اختیار لہجے میں بول رہا تھا کہ جیسے ارجمند اس کی شریک حیات ہو۔ ارجمند کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ ارسلان بیگ کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کرنا چاہتی تھی، لیکن مارخ درمیان میں بول اٹھی، اچھا بی بی، میں جا رہی ہوں۔ میری وجہ سے آپ مینا بازار کی سیر کے لطف کو کیوں غارت کر رہی ہیں؟ میں کل کسی وقت آ جاؤں گی۔ آپ یہاں کی ہر چیز کو بہت غور سے دیکھیں کہ انسانی ہاتھوں نے کیسی کیسی مصنوعات بنائی ہیں۔ مارخ نے اشاروں میں ارجمند کو سب کچھ سمجھا دیا تھا۔
وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک حیوان کی وجہ سے اس کی آقا زادی مینا بازار میں ایک تکلیف دہ تماشا بن کر رہ جائے۔ درباری مطربہ انجمن آرا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی مہر النساء کے قریب پہنچی اور اس نے نصف قد سے زیادہ جھک کر شاہ کی محبوبہ کو عاجزانہ سلام پیش کیا۔